एक्टिविटीज इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ध्यान से सुनना जो भी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे, कि देखो ये क्या है, कंपनी का बैलेंस शीट है। वेट, कंपनी का बैलेंस शीट यहाँ पे देखो। तो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से ही होता है नॉर्मली। लेफ्ट साइड देखो यहाँ पे, दैट इज कैपिटल एंड लायबिलिटीज, एंड राइट साइड असेट्स मैंने लिखा हुआ है। फिर कैपिटल एंड लायबिलिटीज में हम क्या लिखते हैं नॉर्मली, दैट इज शेयर कैपिटल लिखते हैं, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज लिखते हैं और करंट लायबिलिटीज लिखते हैं। उसी तरह से असेट साइड हम क्या लिखते हैं, दैट इज फिक्स असेट, फिर इन्वेस्टमेंट एंड करंट असेट्स। इसके बेस पे आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो 3 एक्टिविटीज आती है वहां पे, वो तीनों एक्टिविटीज इसके बेस पे याद रख सकते हैं। तो अभी आगे और एक स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू हम डिस्कशन करेंगे। देखो ये रहा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट में। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब तीनों के मीनिंग क्या है, तो हम लॉजिकली याद रखेंगे कि कोई भी अगर कंपनी स्टार्ट करनी है या छोटा सा बिजनेस भी अगर आपको स्टार्ट करना है स्टूडेंट, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। कि आपने सुना होगा वहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। विथआउट फंड और विथआउट मनी कोई भी इवन छोटे से छोटा बिजनेस भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते, इवन बड़ी कंपनी भी। तो चाहे वो फर्म हो या सोल प्रोप्राइटर हो या फिर कंपनी हो, उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको इस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले उनके पास क्या होना चाहिए, पैसे होने चाहिए। तो स्टूडेंट पैसे कलेक्ट करने की जो भी एक्टिविटीज होती है, लाइक फॉर द कलेक्शन ऑफ फंड, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है, वो फंड को कलेक्ट करने की जितनी भी एक्टिविटीज है, वो सारी क्या होती है वहां पे, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। देखो नाम से ही एक्टिविटीज का आपको मतलब पता चल जाएगा। those activities which are performed by the company or organization to collect the required fund, फंड को कलेक्ट करने की जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो दैट इज फर्स्ट। फिर डिटेल में अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या लिखा है यहाँ पे, कलेक्शन, ओके। फिर रीपे ऑफ फंड अभी बाद में बात करें। तो फंड कलेक्ट करने के बाद आप नॉर्मली क्या करोगे स्टूडेंट, कि पैसे से तो बिजनेस नहीं हो सकता। पैसे आपने जो फंड कलेक्ट किया उसको अलग अलग असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। लाइक अगर कोई कंपनी है तो उसको लैंड परचेस करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एक स्ट्रक्चर वहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाना पड़ेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर उनको बनाना पड़ेगा, जिसमें इस कंपनी की फैक्ट्री होगी, कंपनी का एडमिन ऑफिस होगा। तो क्या मैंने बोला यहाँ पे, सबसे पहले परचेज ऑफ लैंड, फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग या फिर आप खुद कंस्ट्रक्शन कराओ उसका, फिर उसमें प्लांट एंड मशीनरी भी चाहिए ताकि उसके थ्रू प्रोडक्ट वहाँ पे आप प्रोड्यूस कर पाओ। तो जो भी पैसे आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू आपने कलेक्ट किए, वो सारे पैसे आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फिक्स असेट्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। दैट इज परचेज ऑफ फिक्स असेट, परचेज हम बोले अगर परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। तो ये इस एक्टिविटीज, सेकंड एक्टिविटीज में क्या आएगा नॉर्मली, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू आपने जो भी फंड कलेक्ट किया है, वो आप क्या कर रहे हो, अलग अलग टाइप की असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि हम अपना बिजनेस को स्टार्ट कर पाए, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट कर पाए। तो इसीलिए इस एक्टिविटी का नाम भी क्या पड़ा, देखो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फंड कलेक्ट किया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू, फिर वही फंड को क्या किया, अलग अलग फिक्स असेट में इन्वेस्टमेंट किया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो वंस अगेन नाम से भी आप याद रख सकते हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू फंड कलेक्ट किया, वो फंड को अलग अलग जगह पे फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया। तो उसको हम क्या बोलते हैं, परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स असेट। तो अभी सेल ऑफ फिक्स असेट हम बात नहीं कर रहे, सिर्फ हम परचेज ऑफ असेट्स की बात करें फिक्स असेट की। फिर क्या करोगे आप, कि सारी असेट्स परचेज हो गई, लाइक प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर लिया, सब कुछ आपके पास सेटअप वहाँ पे क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कंपनी डे टू डे एक्टिविटीज करती है, लाइक परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन एक्टिविटीज चलेगी वहाँ पे, फिर एम्प्लॉय को मंथली सैलरी पे होगी, क्रेडिटर्स को पेमेंट होगा, फिर क्रेडिट सेल्स होगा, तो फिर आपका बिजनेस चल सकता है। तो बिजनेस को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मतलब डे टू डे अगर आपको बिजनेस को ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले मेन 2 एक्टिविटीज आपको करनी पड़ेगी। क्या, फंड कलेक्ट करना पड़ेगा। तो फंड कलेक्ट करने के लिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज,
फिर वही फंड मतलब पैसे से तो बिजनेस नहीं होता है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर सेटअप, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फिक्स एसेट परचेस करनी पड़ेगी। तो फंड जो कलेक्ट किया फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू, उसको क्या किया, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और सारा सेटअप यहाँ पे आपका प्रिपेयर हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, डे टू डे एक्टिविटीज करोगे, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सेल ऑफ गुड्स, पेमेंट ऑफ सैलरी, पेमेंट ऑफ वेज एक्सेट्रा। तो देखो अब इसके मीनिंग देखो, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज दैट इज कलेक्शन ऑफ फंड, investing activities that is purchase and sale of fixed asset, and operating activities that is day to day activities जो भी आप कंपनी में करते हो उसका मतलब हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब देखो नेक्स्ट हम बैलेंस शीट में, अभी नेक्स्ट प्रीवियस स्लाइड में हम जाते हैं। देखो यहाँ तो बैलेंस शीट में भी यही बातें लिखी होती है। देखो कैपिटल एंड लायबिलिटीज साइड, देखो शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इनडायरेक्टली स्टूडेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये फंड कलेक्ट करने के बाद जो आउटकम आता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं। वेट, देखो यहाँ पे शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो ये अमाउंट इंक्रीज डिक्रीज कब होगा, जब आप नए शेयर इश्यू करते हो तो ये अमाउंट क्या होगा, शेयर कैपिटल का इंक्रीज हो जाएगा। जब आप प्रेफरेंस शेयर फॉर एग्जाम्पल रिडीम करते हो तो ये अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा। तो फर्स्ट शेयर कैपिटल, फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब क्या है, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास या बैंक के पास से कंपनी ने लोन लिया है कि उसको फंड की जरूरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। या फिर कंपनी ने क्या किया है, डिबेंचर इश्यू किया है। तो बैलेंस शीट में जो लेफ्ट साइड फर्स्ट एंड सेकंड है दैट इज शेयर कैपिटल एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वहां फाइनेंशियल एक्टिविटीज। क्यों, बिकॉज नए शेयर इश्यू करोगे तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होगा, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स को रीडीम करोगे तो शेयर कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसी तरह से लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इंक्रीज होगी जब कंपनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास से जाके लोन लेगी, और जब वो लोन रीपे हो जाएगा तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज रिड्यूस होगी। तो बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड जो फर्स्ट दो अमाउंट है वो रिप्रेजेंट करें फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से, तो इसके थ्रू भी आप याद रख सकते हो। फिर वही फंड क्या होता है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन कलर में मैंने लिखा दैट इज फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो अलग अलग टाइप की फिक्स एसेट परचेस करनी जरूरी है अगर बिजनेस को वहाँ पे ऑपरेट करना है। तो कि विथआउट इंफ्रास्ट्रक्चर आप बिजनेस को ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो आपने सबसे पहले क्या किया, एक लैंड परचेज किया, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन करवा के एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर आपने रेडी किया, उसमें एक फैक्ट्री थी, उसमें एक एडमिन डिपार्टमेंट था, सेल्स डिपार्टमेंट था, ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने प्रिपेयर किया फिक्स एसेट परचेज करके। तो ये क्या किया आपने, जो पैसे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज थ्रू कलेक्ट किए थे वो इन्वेस्टमेंट किया, इसलिए उसका नेम भी क्या पड़ा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट। सर ये इन्वेस्टमेंट अलग से क्या है, फिक्स असेट तो चलो पता चल गया। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि कभी क्या होता है, कंपनी के पास ज्यादा कैश होता है, तो ज्यादा कैश अगर कंपनी में अभी जरूरत नहीं है तो वो क्या करते हैं, किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। मतलब किसी और, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो कंपनी क्या कर रही है, किसी और जगह पे किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर परचेज कर लेते हैं। क्यों, बिकॉज अभी वो एडिशनल जो सरप्लस कैश है वो अभी कंपनी को अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी में पड़े पड़े क्या होगा, वो जो कैश है वो आइडियल कैश वो इनकम जनरेट नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कर रहे हैं कि क्यों ना हम किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर परचेस कर ले, ताकि उसके थ्रू हमें क्या मिले, यहाँ पे डिविडेंड भी मिले एज वेल एज हमें इंटरेस्ट भी मिले। तो सरप्लस कैश जो होता है कंपनी के पास वो भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाता है। एंड लास्ट में देखो, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हो उसके थ्रू क्या होता है, यहाँ पे ये दोनों चेंज होते रहते हैं डे टू डे बेसिस पे, दैट इज करंट लायबिलिटीज एंड करंट असेट्स। तो वो कहाँ पे जाएंगे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो बैलेंस शीट के बेस पे भी आप याद रख सकते हो सिंपली कि शेयर कैपिटल, इसमें दोनों शेयर कैपिटल आ जाएंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, किसी कंपनी ने किसी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाकर लोन लिया तो वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर वो पैसों को इन्वेस्ट करते फिक्स असेट में, या फिर सरप्लस कैश होता है वो किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर में इन्वेस्ट करते, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा। तो फिक्स असेट एंड इन्वेस्टमेंट क्या शो कर रहा है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और लास्ट में जो दो अमाउंट बच गए कि कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड करंट लायबिलिटीज एंड असेट साइड करंट असेट्स, वो दोनों डे टू डे ट्रांजेक्शन के बेस पे चेंज होते रहते हैं, एवरीडे बेस पे। तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वंस अगेन, अब तीनों एक्टिविटीज में डिटेल कौन कौन सी एक्टिविटीज आएंगी वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं।
मैंने तीनों के मीनिंग तो आपको बता दिया कि व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, व्हाट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मीनिंग क्या होता है। वो कॉन्सेप्चुअल मैंने बेसिक मीनिंग आपको बता दिया और थोड़ा बहुत आपको पता भी चल गया होगा कि परचेज ऑफ फिक्स एसेट दैट इज फाइनेंसिंग, सॉरी दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इश्यू ऑफ शेयर्स दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो अभी वही डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, देखो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट क्या है, देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का वंस अगेन मैंने मीनिंग लिखा है, दैट इज डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डे टू डे एक्टिविटीज होती है वो सारी क्या होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कंपनी को ऑपरेट करने के लिए, बिजनेस को स्मूथली ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करना जरूरी है वो सारी एक्टिविटीज कहाँ पे जाएगी, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो डे टू डे एक्टिविटीज आप बोल सकते हो उसको। फिर देखो वंस अगेन वही मीनिंग लिखा है जो अभी ओरली मैंने आपको बताया, एंड एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू ऑपरेट बिजनेस। बिजनेस को अगर स्मूथली आपको ऑपरेट करना है तो ये एक्टिविटीज आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी। लाइक एक सिंपल एग्जांपल दे दो कि पेमेंट ऑफ सैलरी। तो आप क्या करते हो, कंपनी वाले मंथली बेस पे एम्प्लॉय को सैलरी पे कर रहे हैं। तो अगर कंपनी ने ऐसा बोला कि अब मंथली सैलरी पे नहीं होगी, 3 मंथ की, 6 मंथ की या 1 साल की पूरी एक साथ पे होगी, तो ये तो डे टू डे एक्टिविटीज से चला गया। ओके, तो क्या होगा फिर कि एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से डिनाई कर देंगे कि भाई हमें तो काम नहीं करना है, हमें तो क्या मंथली सैलरी नहीं मिल रही। तो इस वजह से क्या हुआ कि आपने एक डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं की, क्या कि पेमेंट ऑफ सैलरी और वेज टू एम्प्लॉय, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब आपने वो परफॉर्म करने से मना कर दिया तो एम्प्लॉय क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करेगा और ऑर्गेनाइजेशन जो स्मूथली ऑपरेट हो सकता था, उसका काम जो स्मूथली चलना चाहिए वो अब नहीं चलेगा। उसी तरह से और एक एग्जांपल है कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो रॉ मटेरियल परचेस करना ही बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल के बिना आप करोगे क्या, क्योंकि एम्प्लॉय जो भी होते हैं वो फिनिश गुड प्रिपेयर करते हैं फैक्ट्री में और इसके रिलेटेड पूरा कंपनी चलता है। तो रॉ मटेरियल नहीं होगा तो उसका फिनिश गुड में आप फिनिश गुड प्रिपेयर नहीं कर सकते, फिनिश गुड नहीं होगा तो सेल्स नहीं होगा, और सेल्स नहीं होगा तो वन सेकेंड क्या होगा, कंपनी प्रॉपरली स्मूथली यहाँ पे ऑपरेट आप नहीं कर सकते। तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसी होती है स्टूडेंट, कि वो आपको डे टू डे बेसिस पे परफॉर्म करनी पड़ेंगे। अगर आपने परफॉर्म करना बंद कर दिया तो आपका बिजनेस फिर यहाँ पे शट डाउन हो जाएगा। तो दैट इज डे टू डे एक्टिविटीज बोल सकते हो आप, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी बोल सकते हो उसको। तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है, तो अभी मैंने सारे आपको मीनिंग बता दिए। देखो फर्स्ट क्या है यहाँ पे, सेल ऑफ गुड्स, कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या ट्रेडिंग कंपनी है तो वो गुड्स सेल करती है। उसी तरह से कोई सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, फॉर एग्जाम्पल TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो वो कोई यहाँ पे गुड्स सेल नहीं कर रही पर वो क्या कर रहे हैं, एक कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में क्या आएगा, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। फिर क्या है यहाँ पे देखो, रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस एंड कमीशन। तो हो सकता है यहाँ पे जिस तरह से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में रॉयल्टीज भी आता है कि कंपनी खुद का नेम या खुद का लोगो किसी और कंपनी को यूज करने के लिए देती है यहाँ पे, और उनसे फीस वहाँ पे कलेक्ट करती है, दैट इज रॉयल्टी। कि उनकी इमेज और रेपुटेशन मार्केट में बहुत ही अच्छी है, तो किसी और कंपनी को खुद का नेम या खुद का कुछ ब्रांडेड जो वहाँ पे ट्रेडमार्क होता है वो यूज़ करने के लिए परमिशन देती है कि आप हमारा नेम यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। तो उस केसेस में क्या मिलता है, जो कंपनी का नेम के बेस पे प्रोडक्ट सेल करे दूसरी कंपनी के, रॉयल्टीज फीस कलेक्ट किया जाता है। तो वो भी एक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का पार्ट है। फीस कलेक्ट करते या कमीशन कलेक्ट करते, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। नेक्स्ट देखो, पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड एक्सपेंस। तो अलग अलग टाइप के एक्सपेंस आपको पे करने पड़ेंगे एवरीडे बेसिस पे। सप्लायर जो आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है उनको भी आपको उस पैसे देने पड़ेंगे। नेक्स्ट देखो, दैट इज पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरी टू एम्प्लॉय एंड टैक्स टू गवर्नमेंट। तो ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पे जाएगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, डे टू डे एक्टिविटीज में। अभी नेक्स्ट देख रहे हैं हम यहाँ पे, वेट, नेक्स्ट कौन सा है वहाँ पे, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में सबसे पहले सीक्वेंस में आपको कुछ याद रखना पड़ेगा कि फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मतलब उसका बेसिक मीनिंग क्या है, कि फंड को कलेक्ट करने की एक्टिविटीज, कि कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट है वो पैसे कलेक्ट करने की जो भी एक्टिविटीज है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो याद करो सेमेस्टर 2 में भी हमने पढ़ा था, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो ये तीनों आप परफॉर्म क्यों करते थे, फंड को कलेक्ट करने के लिए। तो अगर मैं आपको बोलूं कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो वो कहाँ पे जाएगा, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। उसी तरह से इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर, तो ये तीनों कहाँ पे जाएंगे,
फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। और एक कंपनी के पास ऑप्शन क्या था कि वो लोन भी ले सकता है किसी बैंक के पास जाके और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके। तो क्या होगा यहाँ पे, लोन अगर लेती है कोई भी कंपनी तो वो भी कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। अब फंड क्या है, कंपनी ने किसी और पर्सन के पास से कलेक्ट किया है, लाइक इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर एंड बैंक। तो कभी ना कभी तो वो पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो इक्विटी शेयर्स के पैसे तो वापस नॉर्मली कब देते हैं, जब बिजनेस पूरा बंद हो जाता है तब, बिकॉज वो शेयर होल्डर्स फंड है, ओनर्स फंड है। तो जब तक बिजनेस चलेगा तब तक वो फंड ओनर्स का ही होगा और वो कंपनी में ही होगा। पर रिमेनिंग दो तीन देखो वहां पे, दैट इज इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो डिबेंचर इश्यू करने से फंड कलेक्ट कर रहे हो। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, मतलब जो प्रीवियसली आपने फंड कलेक्ट किया था अब वो आप क्या कर रहे हो, वापस रिपे कर रहे हो। तो डिबेंचर को रिडीम करने की जरूरत क्यों पड़ी, बिकॉज सबसे पहले आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की थी फंड कलेक्ट करने के लिए, और उसी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से अभी आपको डिबेंचर को रिडीम करना पड़ रहा है। तो दैट इज रिलेटेड एक्टिविटी होगा फाइनेंसिंग का। तो अगर मैं बोलूँ कि इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो उसके अपोजिट में क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। पर हाँ, दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि इश्यू ऑफ डिबेंचर से कंपनी में कैश आएगा, जो कि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में पॉजिटिव लिखते हैं, प्लस में लिखते हैं। पर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर के थ्रू क्या होगा, वहां पे कैश जाएगा बिजनेस में से, तो वो नेगेटिव कैश फ्लो है। ओके, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो उसी तरह से रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो उसके अपोजिट क्या होगा, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी क्या है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है। फिर टेकिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है तो लोन को रीपे करना भी क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा, बिकॉज कभी ना कभी तो पैसे वापस देने पड़ेंगे। तो देखो टोटल मैंने आपको 4-5 एक्टिविटीज बता दी, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। ये 4 एक्टिविटीज हुई, और उसका अपोजिट हम क्या याद रखेंगे, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन। तो टोटल 7 एक्टिविटीज हो गई। 7 एक्टिविटीज के बाद क्या होगा कि आपको जो पैसे दे रहे हैं पर्टिकुलर के डिबेंचर होल्डर आपको 5 साल या 10 साल के लिए पैसे दे रहे हैं, तो मुफ्त में तो देंगे नहीं, वो सामने क्या चार्ज करते, इंटरेस्ट चार्ज करते फिक्स रेट पे। तो आप क्या कर रहे हो कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो वो भी आपको क्यों पे करना पड़ रहा है, बिकॉज आपने पास्ट में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की थी, डिबेंचर इश्यू किए थे। तो इसी तरह से देखो और कैसे याद रख सकते हो कि इश्यू ऑफ डिबेंचर, फिर आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़े। तो डिबेंचर पे इंटरेस्ट क्यों पे करना पड़ रहा है, बिकॉज आपने डिबेंचर इश्यू किए थे। तो डिबेंचर इश्यू करने को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो उस पर इंटरेस्ट पे करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसी तरह से इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स पे क्या कर दी कंपनी, डिविडेंड पे कर दिए। तो डिविडेंड पे क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म की थी। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, वो दोनों भी कहाँ पे इन्वॉल्व होगा स्टूडेंट, वहां पे, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसी तरह से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू बैंक, वो भी कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो देखो मैंने आपको लॉजिकली बता दिया यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में नॉर्मली कितनी कितनी बातें इन्वॉल्व होती है। वंस अगेन थोड़ा रिवाइज कर ले, ध्यान से सुनना कि फंड को कलेक्ट करने की जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फंड को कलेक्ट करने के लिए नॉर्मली कंपनी के पास कितने टोटल 4 ऑप्शन है कि वो इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हैं, डिबेंचर इश्यू कर सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर सकते हैं एंड बैंक के पास जाके लोन ले सकता है। तो क्या हुआ देखो, 4 मेन एक्टिविटी क्या हो गई, इश्यू ऑफ डिबेंचर, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक। 4 फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर रीपेमेंट की बात करें हम, तो इक्विटी शेयर होल्डर को नॉर्मली रीपेमेंट होता नहीं जब तक बिजनेस स्टैब्लिश होगा तब तक, क्या बिजनेस बंद होगा तब। तो उसके बाद क्या आएगा, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रीपेमेंट ऑफ लोन, तो वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और जब रीपेमेंट और इश्यू के बीच में क्या करना पड़ता है, कुछ पेमेंट करना पड़ता है, इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना पड़ रहा है, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। एंड डिबेंचर एंड बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कलेक्ट करने की एक्टिविटीज और फंड कलेक्ट करने के बाद उसकी 2 रिलेटेड एक्टिविटी हो गई कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ मेन कैपिटल, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। अभी लास्ट है दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो उसमें भी इसी तरह से होगा। देखो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी फंड कलेक्ट किया है उसको अलग अलग फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है।
तभी तो बिजनेस को ऑपरेट कर पाओगे, बिजनेस को आप रन कर पाओगे। तो परचेज ऑफ फिक्स एसेट अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है, तो वही फिक्स एसेट अगर आप ये थोड़े साल के बाद यूज करने के बाद आप क्या कर रहे हो, वापस सेल कर रहे हो, तो वो भी किसका पार्ट माना जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ही पार्ट माना जाएगा। बिकॉज आपको सेल क्यों करना पड़ रहा है, बिकॉज पास्ट में आपने क्या किया था, पर फिक्स असेट परचेस किया था। तो फिक्स असेट परचेस करना मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो फिक्स असेट को सेल करने का मतलब भी क्या होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। हाँ, उसमें दो डिफरेंस क्या है कि फिक्स असेट्स परचेस करने से कैश जाता है बिजनेस में से, और फिक्स असेट्स को सेल करने से बिजनेस में कैश वंस अगेन आएगा, दैट इज इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या होता है कि फिक्स असेट परचेस किया, दैट इज आउटफ्लो ऑफ कैश, कैश बिजनेस में से चला गया। सेल ऑफ फिक्स असेट तो इनफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि सेल करने से कैश आया बिजनेस में। तो उसी तरह से देखो, ये दोनों बातें बेसिक मैंने लिखी यहाँ पे, वेट देखो ये रहा, डिस्पोजल एंड एक्वायर ऑफ फिक्स असेट, तो ये बेसिक पता चल गया। अब उसमें कोई भी फिक्स असेट हो सकती है स्टूडेंट के, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया, लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया, फिर फर्नीचर सेल किया, फर्नीचर परचेज किया, ये सारी बातें आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में लिखनी होगी जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे होगी। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट ये वाला है, देखो ये दोनों आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। क्या है, देखो एक्वायर शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ अदर एंटरप्राइज, वंस अगेन ध्यान देना उसमें, एक्वायर शेयर्स और डिबेंचर ऑफ अदर एंटरप्राइज, मतलब कंपनी के पास सरप्लस कैश था और वो सरप्लस कैश क्या करे कंपनी, किसी अदर एंटरप्राइज, किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर परचेस कर रही। तो आप बोलोगे सर शेयर्स एंड डिबेंचर वाला तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आता है, पर वो जो कंपनी इश्यू कर रही है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा। पर वो जिसका हम कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिस कंपनी का प्रिपेयर कर रहे हैं, वो कंपनी अगर किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर में इन्वेस्टमेंट करे, तो वो तो कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, तो वो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। ठीक है, तो याद रखना, किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर कंपनी ने परचेस किए तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में होगा। हाँ, अगर वो कंपनी खुद इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर इश्यू कर रही है, तो वो कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। उसके बाद देखो डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, डिबेंचर ऑफ अदर, तो आपने परचेज किया, उसी तरह से क्या हुआ कि सामने वाली कंपनी ने क्या किया, वो शेयर्स या डिबेंचर क्या कर दे, रिडीम कर ले, तब आपको पैसे वो वापस मिल जाएंगे। और आपने किसी और कंपनी के शेयर्स या डिबेंचर में इन्वेस्ट किया, 5 या 10 साल बाद वो पैसे आपको वापस मिल गए, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगा। और ड्यूरिंग दी 5 ईयर्स या 10 ईयर्स आपको क्या मिलेगा, उस कंपनी की तरफ से डिविडेंड मिलेगा या फिर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो भी क्या कहलाया जाएगा, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट आपके लिए, याद रखना कि अगर कंपनी के पास सरप्लस कैश पड़ा हुआ है, तो वो क्या चाहेगी कि क्यों ना हम किसी और एंटरप्राइज, किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे, ताकि वहां से फिर हमें क्या हो, डिविडेंड या इंटरेस्ट फॉर्म में हमें इनकम जनरेट हो, और फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी 5 या 10 साल के बाद वो पैसों की, तो हम वापस रिडीम कर लेंगे, मतलब कंपनी रिडीम कर लेंगी। ओके, तो किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स, सॉरी किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर परचेस करना, में इन्वेस्टमेंट करना, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। किसी और कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके डिविडेंड या इंटरेस्ट रिसीव करना, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। और वो कंपनी, सामने वाली कंपनी जब शेयर्स और डिबेंचर रिडीम कर लेंगी, तब कंपनी को पैसे वापस मिलेंगे, दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर देखो क्या लिखा है, एडवांसेस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, कि कंपनी के पास अभी भी बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है, तो वो क्या करेंगे, थर्ड पार्टी, किसी और पर्सन को लोन दे देंगी, और 4-5 साल के बाद वो पैसे वापस ले लेंगी, और उसके थ्रू भी इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है, तो दैट इज ऑल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। रिसिप्ट एंड एडवांस एंड लोन मेड टू थर्ड पार्टी, जिसको लोन दिया था वो 5 या 7 साल के बाद लोन वापस करेगा, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज रिसीव कब कर पा रहे हो, जब आपने उसको लोन दिया था, तो लोन देना दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसी तरह से वही लोन के पैसे आपको वापस मिल रहे, वो भी क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड लास्ट है रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड ऑन शेयर्स एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्सेट्रा, में दिया है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर एग्जांपल में बोला है कि इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो ये याद रखना, रिसीव्ड और पेड में अगर डिफरेंस आया तो वो एक्टिविटीज पूरा चेंज हो जाएगा, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ओके, अब ये स्टूडेंट है यहाँ पे, दैट इज फॉर्मेट,
कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रैक्टिकल एग्जांपल सॉल्व करने वाले वो किस फॉर्मेट थ्रू हमें यहाँ पे सॉल्व करने, तो ये यहाँ पे आपके पास फॉर्मेट है, तो वन बाय वन पूरा रीड करेंगे हम। ओके, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे टोटल 4 कॉलम आपको प्रिपेयर करने, सबसे लेफ्ट वाला है उसमें आपको क्या करना है, दैट इज ऐड और लेस लिखना है, फिर पर्टिकुलर्स का कॉलम और लास्ट में 2 कॉलम आएंगे, दैट इज अमाउंट एंड अमाउंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पूरा फॉर्मेट है वो 4 कॉलम में प्रिपेयर होता है। सबसे लेफ्ट वाला ऐड और लेस लिखना है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट होगा सेकंड दैट इज पर्टिकुलर्स, देयर आफ्टर 2 लास्ट में आपको कॉलम लिखना है, दैट इज अमाउंट इन रुपीज एंड अमाउंट इन रुपीज। तो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से किया, देखो नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर। तो आपको क्या होगा यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा ड्यूरिंग द ईयर वो आपको एग्जांपल में दे दिया जाएगा कि कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर सो एंड सो अमाउंट का नेट प्रॉफिट अर्न किया है। इसके बेस पे वही प्रॉफिट को आपको कन्वर्ट करना है कि अब इसके थ्रू कैश अभी कितना पड़ा है हमारे पास। अभी एक स्लाइड में आपको दिखाता हूँ जो प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था मैंने, उसके थ्रू डिस्कशन करते देखो। देखो ये रहा कि उसमें राइट साइड वाला देखो, व्हेन ऑल द ट्रांजेक्शन आर नॉट कैश ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कंपनी के पास प्रॉफिट कितना था 22,000। फिर हमने क्या किया, कुछ अमाउंट ऐड किया, कुछ अमाउंट लेस किया और इसके बेस पे हम कहाँ पे पहुंचे, देखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन दैट इज -15,000। आपका कैश बैलेंस बोल रहा है -15,000। तो उसी तरह से कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी क्या करना है, सबसे पहले हम लिख देंगे प्रॉफिट का अमाउंट। प्रॉफिट का अमाउंट लिखने के बाद तीनों एक्टिविटीज थ्रू जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो हुआ है वो हम रिकॉर्ड करेंगे ऐड और लेस के बेस पे, और फाइनली हम कहाँ पे पहुंचेंगे हमारे आंसर पे, दैट इज कि कितना कैश बैलेंस अभी हमारी कंपनी में पड़ा हुआ है ऑन हैंड, और उसमें बैंक बैलेंस भी आ जाएगा, कैश ऑन हैंड भी आ जाएगा और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी आ जाएगी। तो हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, नेट प्रॉफिट से। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ है वहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर वही प्रॉफिट में कुछ अमाउंट हम ऐड और लेस करेंगे कुछ रूल्स के बेस पे, और उसी में से कुछ अमाउंट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब ऐड करेंगे और लेस करेंगे, और हम कहाँ पे पहुंचेंगे, एक आंसर पे कि कंपनी का इस साल कंपनी का कैश बैलेंस कितना है वो। तो उसका मेन एडवांटेज क्या है स्टूडेंट पता है, कि देखो ये कि बैलेंस शीट ऑलरेडी आपको एग्जांपल में प्रोवाइड की जाएगी, और कैश नॉर्मली असेट साइड देखो रेड कलर में मैंने लिखा है कैश 50,000 एंड 1 लाख। तो ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का बैलेंस कितना इंक्रीज हुआ, 50,000 प्लस हुआ होगा, तभी तो मार्च 2018 की कंपैरिजन में मार्च 2019 में बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख रुपीज। तो इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी में 50,000 का कैश ऐड हुआ, तभी 50,000 वाला बैलेंस 50,000 ऐड हुआ, और वो बैलेंस एट द एंड ऑफ 1 ईयर क्या बन गया मार्च 2019 में 1 लाख। तो मेन एडवांटेज क्या है इसका, कि आंसर पहले से आपको पता है कि हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 50,000 प्लस आंसर आना चाहिए हमारा, तभी हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है वो सही है। अगर 50,000 प्लस आपका आंसर नहीं आता तो कहीं ना कहीं पे आपने मिस्टेक की है कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करने में। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि आंसर पहले से ही आपको पता होगी। तो नेट प्रॉफिट के बेस पे जो भी आप ऐड लेस करते हो फॉर्मेट के हिसाब से, वो इस तरह से करो कि फाइनली आपका आंसर कितना आना चाहिए, 50,000 प्लस। तो ये मेन एडवांटेज है कि आंसर पहले से आपको पता होगा और इसके हिसाब से आपको ऐड और लेस करना है। पर फॉर्मेट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 प्रिपेयर करना है, तो उसमें जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस हमें फॉलो करनी है, और उसमें जो रूल्स है वो रूल्स फॉलो करके ही हमें वो कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। तो देखते हैं अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट। देखो तो नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करोगे, फिर टोटल 3 एक्टिविटीज मैंने पढ़ाई आपको। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप क्या करो कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सबसे पहले, और सीक्वेंस भी आपको चेंज नहीं करनी। सर तीनों एक्टिविटीज है तो रैंडमली कोई भी एक्टिविटी कहीं पे भी लिख सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 सबसे पहले आपको कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू कितना कैश जनरेट हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे क्या है, बी कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो वो सेकंड प्रायोरिटी देनी है उसको। एंड थर्ड प्रायोरिटी आपको देनी है दैट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ये सीक्वेंस आपको कंपलसरी फॉलो करनी है। तो सर सीक्वेंस याद नहीं रहेगी तो हम क्या करें, तो देखो सबसे फर्स्ट वाली एक्टिविटीज मैंने आपको बताई थी कि बिजनेस
को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसे चाहिए, तो उसको सबसे लास्ट में रखा है। देखो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज सबसे लास्ट में। फिर वो पैसे कलेक्ट करने के बाद क्या करना है, किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब फिक्स एसेट परचेज करना है, तो वो क्या है यहाँ पे देखो सेकंड लास्ट, दैट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड फिर आप क्या करते हो, डे टू डे एक्टिविटीज करते हो, तो उसको कहाँ पे लिखा है, देखो दैट इज फर्स्ट में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो अपोजिट लिखा है, जो कंपनी में सबसे पहले वहां पे परफॉर्म होती है एक्टिविटीज वो लास्ट में लिखिए, फिर उसके बाद जो परफॉर्म होती है वो सेकंड लास्ट, और सबसे लास्ट में जो परफॉर्म होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो कि सबसे पहले लिखिए। तो ये सीक्वेंस आपको इस तरह से याद कर सकते हो कि सबसे पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है तो सबसे लास्ट में लिखो, उसके बाद इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज परफॉर्म होती है तो वो सेकंड लास्ट लिख लो, और सबसे पहले क्या लिखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो सर ये सीक्वेंस इस तरह से कंपलसरी फॉलो करना जरूरी है। ओके, अब देखो ए लिखा है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब नेट प्रॉफिट के बेस पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे कि कंपनी को ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट के बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे कैश कितना हुआ, डे टू डे एक्टिविटीज परफॉर्म करके कंपनी को कितना कैश जनरेट हुआ। तो उसमें देखो टोटल 5 स्टेप है। लेफ्ट साइड अगर आप देखोगे यहाँ पे, वेट, देखो लेफ्ट साइड देखोगे आप यहाँ पे, तो ऐड लिखा है, लेस लिखा है, फिर ऐड लिखा है, फिर लेस लिखा है, और लास्ट में क्या लिखा है, लेस। तो ऐड लेस और लेस, इस तरह से 5 स्टेप में आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो ऐड में क्या है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो सर ये क्यों लिखा है, तो हमें क्या करना है, नेट प्रॉफिट के बेस, नेट प्रॉफिट का बेस लेके हमें क्या, कहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेट प्रॉफिट में आप याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो आप सारी बातें लिखते थे, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो। एक एग्जाम्पल देखो, डेप्रीसिएशन, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप डेबिट साइड क्या लिखते थे, डेप्रीसिएशन लिखते थे, मतलब उतनी अमाउंट नेट प्रॉफिट में से आपने रिड्यूस कर ली, पर क्या वो कैश फॉर्म में किसी को पे किया आउटसाइड पार्टी को, नहीं। तो ऐसे जो भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख के रखे, वो सारे आपको क्या करने हैं, ऐड कर देने हैं, कि जिस वजह से नेट प्रॉफिट कम हुआ है पर कैश कम नहीं हुआ था, वो सारी बातें आपको क्या करनी है, सबसे पहले ऐड कर लेनी है। तो उसका टाइटल इसीलिए क्या लिखा है, देखो दैट इज नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो भी आप एक्सपेंस लिखते हो, उसमें अगर कोई भी एक्सपेंस नॉन कैश नेचर का है, ओके, और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है, तो वो सारा आपको क्या करना है, वापस ऐड कर देना है, क्योंकि इससे नेट प्रॉफिट कम हो सकता है पर कैश कम नहीं हो सकता। डेप्रीसिएशन, तो डेप्रीसिएशन लिखने से नेट प्रॉफिट कम होगा पर कैश कम नहीं होगा, तो जो ऑलरेडी नेट प्रॉफिट में से माइनस कर दिया है पर वो कैश फॉर्म में था ही नहीं वो ट्रांजेक्शन, वो सारे वापस ऐड कर दो। तो देखो उसमें कौन कौन से यहाँ पे, दैट इज डेप्रीसिएशन, तो वो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, गुडविल रिटर्न ऑफ, तो वो भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ नॉन कैश एक्सपेंडिचर, सैड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट, और इन्वेस्टमेंट प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो ये सारे क्या है, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, या फिर हो सकता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। सर नॉन ऑपरेटिंग, चलो नॉन कैश तो मैं पता चल गया कि डेप्रिसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ और प्रीलिमिनरी, ये नॉन कैश एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्यों है, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्टिविटीज ए में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो नेट प्रॉफिट में से अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने माइनस कर दिया है तो वो भी वापस ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही कंसिडर करना है। क्यों, बिकॉज हियर वी आर कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है वो सारे ऐड कर देना। तो मैं अगर आपको बताऊं तो डेप्रीसिएशन, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, सैड डिस्काउंट रिटर्न ऑफ, ये 4 क्या स्टूडेंट, नॉन कैश एक्सपेंडिचर है। पर उसके बाद जो 2 वाले आपको दिए, दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो ये क्या है यहाँ पे, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। वो भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब एग्जाम्पल कैलकुलेट करेंगे तब। तो ये फर्स्ट स्टेप है और ये सारे आपको ऐड कर देने। उसी तरह से लेस में क्या है, उसका अपोजिट लिख दो कि नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम कि ड्यूरिंग द ईयर नेट प्रॉफिट में जो ऐड हुआ है पर आइदर वो नॉन ऑपरेटिंग नेचर का है या फिर वो कैश फॉर्म में था ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, देखो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो आप फिक्स एसेट एवरीडे बेस पे तो सेल नहीं करते, तो ये हो सकता है कि इसके थ्रू आपको कैश तो आया होगा पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं हुआ। कि अगर मैं ऐसा बोलूँ कि 20,000 का फिक्स एसेट मैंने 30,000 में सेल कर दिया, तो आप लोगों के साथ 10,000 प्रॉफिट तो हुआ और वो कैश में आया भी तो था बिजनेस में,
पर वो फिक्स एसेट आप एवरीडे बेस पे सेल नहीं करते। फिक्स एसेट सेल करने से जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो कहाँ पे जाएगा, तो स्टूडेंट मुझे बताएगा। फिक्स असेट्स परचेज करने से और सेल करने से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो कहाँ पे लिखेंगे, तो फिक्स असेट परचेज करते हो, फिक्स असेट सेल करते हो, तो हो सकता है उससे आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, तो वो भी एक्टिविटीज़ कहाँ पे जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ऐसे अगर आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हो तब क्या करते हो कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट से लिखते हो, मतलब वो प्रॉफिट में ऐड हुए, तो वो गलत आपने ऐड कर लिया। अभी आप कैलकुलेट करो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट वो तो कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, सॉरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो वो यहाँ से आपको क्या करना है, माइनस कर देना है और ऐड कहाँ पे कर देना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो ये यहाँ पे फर्स्ट था। फिर सेकंड उसके बाद देखो यहाँ पे ऐड लिखा है, दैट इज डिक्रीज इन करंट असेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ये कैसे याद रखना है सर ये रूल्स, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स, तो कुछ ना कुछ स्टूडेंट अगर आप परचेज करते हो, आप मार्केट में जाते हो और कुछ परचेस करके लेते आते हो, okay, तो दैट विल बी योर स्टॉक, कि ये पर्टिकुलर स्टॉक हमारे पास है या असेट्स हमारे पास है, तो उसके सामने आप क्या पे कर देते हो, कैश पे कर देते हो। ओके उसी तरह से अगर आपने अपने फ्रेंड के पास से पैसे लिए कि मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है मुझे पैसे दो, तो उससे क्या होगा, आप पे लायबिलिटीज इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज इन करंट असेट्स एंड, और करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज जो होता है उसके बेस पे भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैश आया बिजनेस में या कैश गया। मैंने सिंपल एग्जांपल पहले आपका दिया कि आप मार्केट में जाते हो, ठीक, और कुछ परचेस करके लेके आते हो, तो आपको क्या होगा, आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट का स्टॉक आया होगा, मतलब इनडायरेक्टली हम बोल सकते हैं करंट असेट्स इंक्रीज हुआ। तो करंट असेट्स अगर कंपनी में भी इंक्रीज होता है तो सामने कैश तो पेमेंट किया होगा, कि अगर सप्लायर के पास से रॉ मटेरियल परचेज किया तो मटेरियल का स्टॉक इंक्रीज होगा, तो सामने कैश तो पेमेंट किया होगा। ओके, तो क्या होगा कि अगर करंट असेट्स इंक्रीज होती है उसका मतलब क्या है कि कैश डिक्रीज होगा ही होगा। तो दैट इज वाई देखो क्या लिखा है यहाँ पे एड और लेस में, तो उसके बेस पे आपको याद रखना है कि मैं बोलूँ आपको डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो करंट असेट्स डिक्रीज हो गई, मतलब कब होगा करंट असेट डिक्रीज, जब स्टॉक को सेल किया होगा। तो स्टॉक को सेल करने से तो क्या होता है, कैश आता है, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तो करंट लायबिलिटी इंक्रीज हुई मतलब किसी के पास से आपने पैसे लिए होंगे आपको कहीं पे यूज करने के लिए, तो आप पे अगर लायबिलिटीज बढ़ रही है उसका मतलब भी क्या है, कैश आया होगा। तो याद रखना है आपको लॉजिकली कि करंट असेट्स डिक्रीज हुई मतलब सेल की होगी तभी आपके पास पैसे आएंगे, इसीलिए वो एड साइड में लिखा है देखो। उसी तरह से लायबिलिटीज आपकी इंक्रीज होती है मतलब किसी के पास से पैसे लिए होंगे आपने, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, एड साइड पे। तो ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप उसका अपोजिट है कि करंट असेट्स अगर आपका इंक्रीज हुआ तो उसका मतलब क्या है कि आपने करंट असेट्स परचेज किया होगा, स्टॉक परचेज किया होगा, उसी इसी वे में क्या हुआ कि आपने कैश पे किया होगा, उसीलिए लेस साइड लिखा है देखो। और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, तब जो आप पे लायबिलिटीज थी वो आप पे करोगे तभी तो लायबिलिटीज डिक्रीज होगी, तो पे करने से तो कैश जाता है बिजनेस में से, तो वन सेकेंड वो भी कहाँ पे लिखा है, लेस साइड। तो अगर आप वहाँ पे रटोगे कि डिक्रीज इन करंट असेट्स ऐड में आएगा और इंक्रीज इन करंट असेट्स लेस में आएगा तो आपको इश्यू होगा। तो लॉजिकली कैसे याद रखना है कि करंट असेट्स इंक्रीज कब होंगे, जब परचेज करेंगे, और परचेज करने से तो हमें कैश पे करना पड़ रहा है, तो इंक्रीज इन करंट असेट्स इज इक्वल टू क्या करना है, उसको हमें लेस में लिखना है। फिर डिक्रीज इन करंट असेट्स, तो करंट असेट्स आपका डिक्रीज कब होता है, जब उसको आप सेल करोगे, और सेल करने से तो क्या होगा, कैश आएगा। तो डिक्रीज इन करंट असेट्स कहाँ पे लिखना है, वहां पे दैट इज एड साइड। उसी तरह से लायबिलिटीज, तो लायबिलिटीज अगर इंक्रीज होती है तो किसी के पास से पैसे लिए होंगे तो कैश आया तो एड साइड। लायबिलिटीज अगर डिक्रीज होती है तो आपने अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट कर दिया होगा, तो उसी तरह से वो कहाँ पे लिखते हैं, लेस साइड। तो ये दोनों रूल्स आपको याद रखने, करंट लायबिलिटी एंड करंट असेट्स इंक्रीज डिक्रीज होने से क्या होता है, कैश ऐड और लेस आपका इंक्रीज डिक्रीज होता है। और सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, कंपनी ने जो भी इनकम टैक्स एक्चुअल में पे किया होगा गवर्नमेंट को, वो आपको क्या करना, वो तो ऑलवेज लेस आएगा बिकॉज टैक्स तो आप कैश फॉर्म में पे करते हो, तो माइनस करना है। तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे, दैट इज कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट एक्टिविटीज यहाँ पे आपकी कंप्लीट होगी, और थोड़ा आपको डिफिकल्ट लगेगा ये वाली एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये था यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है, दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ, परचेज ऑफ फिक्स असेट,
तो जितनी भी फिक्स एसेट आप परचेज करो, लाइक परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ फर्नीचर, जो भी फिक्स एसेट आप परचेज करते हो तो उससे क्या जाता है, कैश चला जाता है, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर परचेज करने के बाद किसी ना किसी दिन आप क्या करोगे, उसको सेल करोगे, बिकॉज रिप्लेस करना जरूरी है फिक्स एसेट को। कैसा नहीं कि एक बार फिक्स एसेट परचेज कर ली फिर हम उसको पूरी लाइफ यूज कर सकें, कुछ कोई ना कोई दिन तो वो प्लांट एंड मशीनरी पुराना हो जाएगा, एब्सोल्यूट हो जाएगा, तो उसको सेल करके नया परचेज करोगे। तो जब भी आप फिक्स एसेट परचेज किया था वो आप सेल कर रहे हो तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। फिर फिक्स एसेट परचेज करने से और सेल करने से क्या होता है, प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, तो वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा, बिकॉज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज परफॉर्म करने से ही वो प्रॉफिट और लॉस होगा फिक्स एसेट पे। तो इसी तरह से वो भी जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। और इंपॉर्टेंट देखो वहाँ पे दैट इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड लिखा है, और वहाँ पे क्या होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में पेड। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, तो डिविडेंड और इंटरेस्ट कब मिलता है, जब आप किसी को लोन देते हो या फिर किसी और कंपनी के इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंसेस हम परचेज करते हैं, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की वजह से आपको इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिला, तो दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर उसका अलग से कैलकुलेशन करोगे, दैट इज कैश इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब क्या है कि अगर बी एक्टिविटीज है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, अगर उसका आंसर आपका पॉजिटिव आता है प्लस, तो आपको इनफ्लो लिखना है। अगर माइनस में बैलेंस आता है तो आपको क्या लिखना है, आउटफ्लो लिखना है। फिर लास्ट वन देखो, दैट इज सी, दैट इज कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो वो भी पूरा मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में कि इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड टेकिंग लोन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फिर रीपेमेंट की बात करें तो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, दैट इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और उसके बीच में हम क्या करते हैं, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो भी कहाँ पे जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। तो ये सारी बातें आपको लिख के फिर आप क्या कैलकुलेट करोगे, उसका भी अलग से कि कैश फाइनेंसिंग एक्टिविटी की वजह से कैश इनफ्लो हुआ है, आउटफ्लो हुआ, मतलब पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव। फिर तीनों का सबसे लास्ट में आप क्या करते हो, स्टूडेंट टोटल करते हो। ओके, तीनों का टोटल, और वो टोटल कितना आना चाहिए, जो आपका कैश बैलेंस का डिफरेंस है 2 साल का, कि प्रीवियसली अभी मैंने डिस्कस किया 50,000 एंड 1 लाख, तो तीनों का आप कंबाइन टोटल करो तो प्लस 50,000 अगर आपका आंसर आता है तो उसका मतलब आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट सही तरीके से प्रिपेयर किया है। तो देखो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा, वेट देखो यहाँ पे क्या है, जो 50,000 है वो आप यहाँ पे लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग। तो 2018 का हम प्रीवियसली एग्जांपल को अगर रिलेट करें तो 2018 का हम 50,000 वहाँ पे लिखेंगे। फिर तीनों एक्टिविटीज का कंबाइन टोटल करके जो भी इनफ्लो या आउटफ्लो आएगा तो वो आंसर हम कहाँ पे लिखेंगे, ये फाइनल यहाँ पे। और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, मतलब 2019 का बाय डिफॉल्ट 1 लाख आना चाहिए। तो 50,000 बिगिनिंग, फिर हमने पूरा फॉर्मेट प्रिपेयर किया और 50,000 प्लस आंसर लाए जो कि हमें पहले से ही पता था, वो बीच में लिखेंगे। और सबसे लास्ट में 50,000 प्लस 50,000, तो एट द एंड ऑफ 1 अकाउंटिंग ईयर मार्च 2019 में अपना आपका बैलेंस कितना हो गया, 1 लाख हो गया। तो आंसर तो पहले से ही आपको पता थे, पर हमने क्या किया, कुछ रूल्स याद रखे और सीक्वेंस में एक प्रॉपर फॉर्मेट में कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर किया।